वी आर रीचिंग द एंड ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड हियर वी विल सी सम मिसलेनियस टॉपिक्स। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला जो टॉपिक हमको देखना है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ एशियन कंट्रीज़। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लिखा है कैटलिस्ट फॉर एशियन कंट्रीज़ इंडिपेंडेंस, कि सडनली ऐसा क्या हुआ 1940s में कि इतनी सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गई। जैसे आप यहाँ पे देखो, इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस 1945, वियतनाम इंडिपेंडेंस 1945, कोरियन इंडिपेंडेंस 1945, चाइनीज़ रेवोल्यूशन कम्युनिज्म आ गई 1949, इंडियन इंडिपेंडेंस 1947। ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा एशिया ही इंडिपेंडेंट होते जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट बहुत हाई हो गया, स्पेशली वॉर के बाद, राइट। और वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, लोगों को समझ में आया कि भाई ये दोगले लोग हैं यूरोप वाले, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, बोलते हैं लिबर्टी लिबर्टी, और हमारे लोगों को ज़बरदस्ती इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर में लड़ाया। इसी के साथ साथ वॉर जब हुई तो इसने बेसिकली कॉलोनियल पावर को वीकन कर दिया, और उस वैक्यूम, एक बेसिकली एक वैक्यूम क्रिएट हुई जहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट का राइज होता है। इसी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स का भी उदय होता है। भारत को महात्मा गांधी जी लीड कर रहे थे, वियतनाम को हो ची मिन लीड कर रहे थे। इकोनॉमिक फैक्टर भी थे। कॉलोनाइजेशन जो थी, कॉलोनाइजेशन ब्रॉट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड हार्डशिप इंसाइटिंग इंडिपेंडेंस डिमांड। तो वो ये कह रहे हैं कि जो शिमरिंग डिसकंटेंट थी वो बेसिकली अब एकदम फुल ब्लोन हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कॉलोनियल फोर्सेस थी अब वो वीक हो चुकी हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है, आज़ादी मिल गई, तो फिर आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन एशिया क्या थे। तो डीकोलोनाइजेशन का रिपल था कि एशिया सक्सेसफुल हुआ तो अब अफ्रीका भी सक्सेसफुल होगा, कि अफ्रीकन नेशन इंस्पिरेशन ले रहे हैं किससे, एशिया से इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि हमको भी उठा के कॉलोनियल पावर्स को निकाल के फेंकना है। बॉर्डर की रीडेफिनेशन होती है, हमने देखा कि कंट्रीज़ के पार्टीशंस होंगे, है ना, कंट्रीज़ की डिवीजन होगी, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया बांग्लादेश है। इसी के साथ साथ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एक पीरियड था जहाँ पे दो सुपर पावर, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो सुपर पावर आ गए, कौन से, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए जो थी और यूएसएसआर, ये दोनों थे। यूएसए कहती थी कि हम डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को फैलाएंगे, और जो यूएसएसआर थी ये कहती थी हम कम्युनिज्म को फैलाएंगे। तो जो नई कंट्रीज आ रही हैं उनको आइडियोलॉजी चाहिए ना अपने देश को बनाने के लिए। यूएसए कहती थी चलो चलो तुम सारे के सारे डेमोक्रेटिक हो जाओ, यूएसएसआर कहती थी नहीं सारे कम्युनिस्ट हो जाओ। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, कोल्ड वॉर चल रही है। कोल्ड वॉर क्यों चल रही है, इसको कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आमने सामने कन्फ्रंट नहीं करते, क्योंकि ये भी न्यूक्लियर पावर है, ये भी न्यूक्लियर पावर है। दो न्यूक्लियर पावर अगर लड़ेंगी तो वो बम चलाएंगे और फिर पूरी पृथ्वी ही नहीं बचेगी। तो इसलिए ये लोग कोल्ड वॉर करते थे, मतलब प्रॉक्सी वॉर्स करते थे। ऐसी प्रॉक्सी वॉर इन लोगों ने कहाँ पे करी, इन लोगों ने ऐसी प्रॉक्सी वॉर करी कोरिया में, तो उसको कोरियन वॉर कहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद इन लोगों ने सेम प्रॉक्सी वॉर करी कोरिया में, ख़त्म होते 1953 में ये कोरिया में हटे, फिर वियतनाम में घुस गए 1955 में। इसके बाद ये लोग गए अफगानिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रशियन बैक्ड आर्मी और अमेरिका बैक्ड आर्मी लड़ रही हैं, ताकि कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान को या तो हम एक डेमोक्रेसी बना सके या फिर एक कम्युनिस्ट कंट्री बना सके, ठीक है, अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए। और ये कब तक चलेगा, 1991 तक चलेगा। कब से, 1945 टू 1991 तक चलता है। और 1991 में क्या होता है, द फॉल ऑफ यूएसएसआर, है ना, यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन होती है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी देखी थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या होता है कि ये कोल्ड वॉर खेलते खेलते कि हम एक दूसरे से लड़ेंगे लेकिन दूर से, है ना, एक दूसरे को दूर से मारेंगे और दूसरे टेरिटरी में मारेंगे। क्यूबन वॉर में भाई ये आमने सामने आ गए थे कि भाई अब तो मतलब ऐसे लग रहा था कि अब होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर, और उसमें रशिया और यूएसएसआर और अमेरिका आमने सामने आ गए, और अब न्यूक्लियर वेपन चलेंगे। लेकिन दोनों में मैच्योरिटी थी, दोनों ने डीएस्केलेट करा, और रशिया क्यूबा से पीछे हट गई और उसने अमेरिका से प्रॉमिस ले लिया कि क्यूबा पे हमला नहीं करेगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इमरजेंस ऑफ, यहाँ पे देखो कोल्ड वॉर डायनेमिक्स, द न्यू इंडिपेंडेंट नेशंस बिकेम आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड फॉर यूएसए एंड सोवियत यूनियन, जिसके बारे में भी देखेंगे, कोरिया, ठीक है। इमरजेंस ऑफ न्यू नेशन स्टेट्स, क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस विद यूनिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस एंड नेशनलिस्टिक आइडेंटिटीज एंस्यूड। सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, नेशंस जो थे उनको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था और इंस्टीट्यूशंस को भी डेवलप करना था। रीजनल कोऑपरेशन, तो यहाँ पे हमने देखा जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट बनती है ना, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट किन के बीच में थी, ये सारे थर्ड वर्ल्ड कॉलोनीज़ के बीच में थी, जो कि कहते हैं कि ना हम यूएसए के होंगे ना हम यूएसएसआर के होंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, इनको लड़ना है लड़ने दो। और ये कहते हैं कि जो हमारी कॉमन कॉलोनियल हिस्ट्री थी इसकी वजह से रीजनल कोऑपरेशन होती है। जैसे हम देखते हैं
इनिशियल 1950s में इंडिया और इंडोनेशिया में बहुत ही ज़्यादा क्लोज कोऑपरेशन है, जो कि आज भी है। कलोनियल लेगेसी, inequalities and governance issues stemming from their colonial histories continues to plague many countries। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, वो कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी को बंद करो। मतलब ब्यूरोक्रेसी सबसे खराब चीज़ है, इट इज़ अ कलोनियल हेरिटेज जो कि करप्शन की जननी है भारत में। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा नहीं, इतने बड़े देश को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी चाहिए। तो हमको लेगेसी, कलोनियल लेगेसी में दो चीज़ें मिली हैं, दो सी मिले, करप्शन एंड कम्युनल वायलेंस। ठीक है, तो इसीलिए सरकारी बाबू लोग काम क्यों नहीं करते? ये जो लेजीनेस है, ये कहाँ से आई है? ये आई है कलोनियल एरा से। ठीक है, तो दो चीज़ें, क्योंकि भाई वो तो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश का सरकार के इंटरेस्ट में काम करते, पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करते। तो इसीलिए वहाँ पे क्या, करप्शन एंड कम्युनल वायलेंस। ठीक है, और लेजीनेस तो है ही। चलिए आगे देखते हैं। और आइवरी टावर अप्रोच है कि डीएम साहब जो है वो अपने रूम से थोड़ी ना बाहर आते हैं, कि मतलब वो सीसीटीवी कैमरा ड्रोन से देख के डेवलपमेंट प्लान्स बनाएंगे। आगे देखते हैं कोरियन वॉर। द कोरियन वॉर 1950 से 1953 तक चलती है, वॉज अ कॉन्सिक्वेंशियल कन्फ्रंटेशन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ कोल्ड वॉर विद नॉर्थ कोरिया बैक्ड बाय चाइना एंड सोवियत यूनियन क्लैशिंग विद साउथ कोरिया, जो कि यूएस एंड एलाइड फोर्सेस, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 साथ में लड़ा, वो सारी की सारी, originating from post World War II partitioning Korea and ideological discord. The war served as an indirect battleground between the superpower। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कोरिया की डिवीजन हो जाएगी इनटू नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ जाएगा, नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म, साउथ कोरिया में कैपिटलिज्म। जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हो जाएंगे। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ कोरियन पेनिनसुला इन द ईस्ट एशिया स्टर्ड अ डिजायर फॉर रीजनल डोमिनेंस अमंग ग्लोबल पावर। जैसे कि अभी कोरियन पेनिनसुला मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे एक डीएमजी करके है, डीमिलिटराइज जोन। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है और यहाँ पे साउथ कोरिया है। तो पहले साउथ कोरिया चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुँच गया था, चाइना बैक करता है और फिर पुश करते करते यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे समझौता हो जाता है कि कोई भी आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, अब बेसिकली अमेरिका चाहता था कि ये जो नया कोरियन पेनिनसुला बना है, यहाँ पे डेमोक्रेसी आए और इसी के साथ साथ कैपिटलिज्म आए, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि भाई अगर नए जो कंट्रीज बन रहे हैं वहाँ पे कम्युनिज्म आएगी, तो कम्युनिज्म एक दिन अमेरिका के गेट्स पे भी पहुँच जाएगी। तो इसीलिए इट इज़ लाइक निप इन द बड, कि बढ़ने ही मत दो कम्युनिज्म को। एक तो ईस्ट की तरफ तो इन लोगों ने आयरन कर्टेन बना दिया था, और यहाँ पे ये चाहते थे कि चाइना और रशिया के बियॉन्ड कम्युनिज्म ना जाए। तो इसलिए ये लोग वहाँ पर एक बेसिकली कह लो कि एक आइलैंड, आयरन आइलैंड बनाना चाहते थे, जो कि था कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, प्रॉक्सी वॉर होती है। मरते कौन है? दोनों तरफ से कोरियन ही मरते हैं। ठीक है, इवेंचुअली दोनों सेटल कर लेते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखो, अगर आप खुद से भी पूछो कि तुम्हें कहाँ पे रहना प्रेफर करोगे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो आदमी खुद कहेगा भाई मैं साउथ कोरिया में। तो इसीलिए अमेरिका ने अतः सपोर्ट किया साउथ कोरिया को और जापान को, बिकॉज दे वांटेड टू शो एन एग्जाम्पल टू एशिया। दे वांटेड टू शो एग्जाम्पल टू एशिया कि कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया एंड जापान, दिस विल बी योर फ्यूचर इफ़ यू साइड विद अस एंड इफ़ यू डोंट गो विद रशिया। तो इसलिए अतः सपोर्ट किया, पूरी फ्रीडम दे दी साउथ कोरिया को। ठीक है, अब समझ में आया कि साउथ कोरिया की डेवलपमेंट में अमेरिका ने इतना इतना पीछे से बैकअप क्यों दिया? बिकॉज दे डिड नॉट वांट कम्युनिज्म टू स्प्रेड एनीवेयर एंड दे वांटेड टू डिस्प्ले जापान, द न्यू जापान आफ्टर ड्रॉपिंग बॉम्ब ऑन देम। दे वांटेड टू डिस्प्ले जापान एंड साउथ कोरिया एज एग्जाम्पल टू अदर एशियन कंट्रीज की डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म से एक देश में क्या हो सकता है। देख रहे हो? इसलिए तो भाई, इसीलिए तो कहते हैं भाई दुनिया में पावर है तो एक ही है, यूएसए, इस समय पे। इवेंट्स ऑफ कोरियन वॉर क्या थे? नॉर्थ कोरिया की इन्वेजन थी, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन इंटरवीन करता है और रोक देता है। ठीक है, मल्टीनेशनल फोर्सेस लेड बाय यूएस एंड यूनाइटेड नेशन बैनर सपोर्टेड साउथ कोरिया। चाइनीज़ इंटरवेंशन होती है, चाइना एंट्री एस्केलेट कर देता है कन्फ्लिक्ट को, और फिर उसके बाद आर्मस्टाइज अग्रीमेंट हो जाता है। द वॉर कंक्लूडेड विद आर्मिस्टाइज, या आम, इसको शायद आर्मिस्टाइज कुछ पढ़ते होंगे, दैट सेट्स डीमिलिटराइज जोन। आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे डीमिलिटराइज जोन बन जाता है और 30th पैरेलल बन जाता है। हाउ एवर नो फॉर्मल पीस ट्रीटी वॉज इस्टेब्लिश्ड। रोल ऑफ इंडिया क्या था? आफ्टर आर्मिस्टाइज in 1953, India chaired NNRC, responsible for managing repatriation of prisoners of war. So basically, Indian forces under NNRC ensured humane treatment of prisoners of war and facilitated voluntary repatriation.
ये बेसिकली मैंने पहले भी पढ़ा था। आई वाज लाइक भाई इंडिया ने ये कर दिया 1953 में। दैट इज़ व्हाई वी से कि नेहरू वाज अ विजनरी लीडर, है ना। एनएनआरसी का फुल फॉर्म है न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन। तो ये बेसिकली कहते हैं कि हम तो न्यूट्रल नेशन है, ना हम साउथ कोरिया के ना हम नॉर्थ कोरिया के। तो एज अ न्यूट्रल नेशन हम दोनों के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को अपने पास रखेंगे, मतलब डीएमजी के पास रखेंगे और एक्सचेंज करेंगे। और इसी के साथ साथ जो भी मतलब वॉर के अंदर जो इंडेमनिटी हुई है या लॉसेस हुए हैं उनको म्यूचुअली हम लोग बैलेंस आउट करेंगे, एनएनआरसी। तो ये कहते हैं कि इंडिया का सम ऑफ द जो अर्ली ग्लोबल लीडरशिप दिखाने का जो अपॉर्चुनिटी थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट और एनएनआरसी था इन कोरियन वॉर। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कोरियन वॉर क्या था? एंड्यूरिंग डिवीजन है, स्टेलमेट हो गया। ह्यूमन कॉस्ट थी, कितने लोग मरे, दोनों तरफ से मरे तो कौन? दोनों तरफ से मरे कोरियन, बिकॉज रशिया एंड अमेरिका वर फाइटिंग अ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की डायनेमिक्स भी है, यूएस मिलिट्री का प्रेजेंस जो है वो हमेशा के लिए साउथ कोरिया में हमेशा के लिए रह गया, है ना। चलिए, अब वापस चलते हैं। अब वापस आते हैं कहाँ पे? लेट्स कम टू वियतनाम। हमने कहा ना भाई कि अमेरिका अब कहाँ घुस जाएगा, पहले कोरियन पेनिनसुला में गया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया करा दिया। अब ये करेगा पार्टीशन ऑफ वियतनाम। द पार्टीशन ऑफ वियतनाम, अ सिग्निफिकेंट प्रीकर्सर टू वियतनाम वॉर, रिजल्टेड इन अ मिक्स ऑफ एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट, आइडियोलॉजिकल रिफ्ट एंड कोल्ड वॉर डायनेमिक्स। Causes of Vietnam partition: French colonial rule. The long-standing French rule in Vietnam fanned the flames of nationalist sentiment and resistance movements. Ideological division: the clash between communist and capitalist spawned the internal strife within Vietnam. कोल्ड वॉर के डायनेमिक्स आ गए, है ना। हर वो कंट्री जो आज़ाद हो रही है वहाँ पे घुस जा रहे हैं दोनों के दोनों। यूएस एंड सोवियत यूनियन capitalized on the internal rifts and each supporting a faction within Vietnam as a part of कोल्ड वॉर राइवलरी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इवेंट्स इन वियतनाम पार्टिसिपेशन, तो बैटल ऑफ दिन बाई फू, दिन बाई दाइन वाइन फू ऐसा कुछ होगा। अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर वियतनामीज फोर्सेस अगेंस्ट द फ्रेंच। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जनेवा अकॉर्ड्स होता है और इसी के साथ साथ विच टेम्परेली पार्टीशन वियतनाम। फिर उसके बाद नॉर्थ एंड साउथ पार्टीशन, जेनेवा अकॉर्ड्स स्प्लिट्स वियतनाम अलोंग द 17th पैरेलल। आपको ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है। ये सब याद नहीं रखना है, आप चिल करो। आपको बस ये याद रखना है कि 17th पैरेलल वियतनाम में था, विद हो ची मिन्स कम्युनिस्ट फोर्सेस रूलिंग द नॉर्थ एंड प्रो वेस्टर्न इन द साउथ। आप देख रहे हो ना बार बार कि जो कम्युनिस्ट है वो नॉर्थ की तरफ है ना। आपको ऐसे करके पैटर्न अपने दिमाग में बिठाने, है ना। कि मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा जब एग्जामिनेशन में आएगा, मैं कहूँगा कि वियतनाम को इन लोगों ने स्प्लिट कर दिया था एट द 17th पैरेलल, और इसी के साथ साथ इन लोगों ने कोरिया को स्प्लिट कर दिया था एट द 18th पैरेलल। 18th पैरेलल का मतलब 18 डिग्री लैटिट्यूड, है ना। 18 डिग्री का 38th पैरेलल, सॉरी 18 बोल रहा हूँ। 18 38 डिग्री लैटिट्यूड मतलब 38 डिग्री का लैटिट्यूड पे डिवाइड कर दिया कोरिया को, और यहाँ पे 17th पैरेलल के लैटिट्यूड पे वियतनाम को डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या होता है? गल्फ ऑफ टोनकिन का इंसिडेंट होता है। एलिज अटैक ऑन यूएस नेवल शिप एस्केलेटेड यूएस मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम। वियतनाम वॉर होती है जिसके अंदर बेसिकली यूएस सीधा एंटर करता है एंड सब्सटेंशियल मिलिट्री एड टू सदर्न वियतनाम, जो कि बेसिकली कौन सी थी? सदर्न वियतनाम वॉज कैपिटलिस्ट। तो यूएस सदर्न वियतनाम को बोलता है भाई पूरा ही तोड़ दो। लेकिन क्या होता है? फॉल ऑफ साइगॉन, द नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस सीज्ड साइगॉन, विच इवेंटली लेड टू वियतनाम्स रीयूनिफिकेशन अंडर अ कम्युनिस्ट रिजीम। ठीक है। तो अब क्या होता है बेसिकली कि गल्फ ऑफ टोंकिन है, मतलब अगर आप देखोगे तो ऐसे ये वियतनाम है मान लो, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे चाइना है। मैप ही निकाल लेते हैं, बेस्ट है। तो ये मैंने मैप निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे ये देखो, ये नॉर्थ वियतनाम हो गया जो कि हो चिन मिन के पास है। ये साउथ वियतनाम है जो कि किसके जिसको सपोर्ट कौन करेगा? यूएसए। तो यूएसए की शिप जो है ना ये गल्फ ऑफ टोनकिन में घूम रही थी और यहाँ से इसके ऊपर हमला हो जाता है। तो यूएसए क्या करता है? साउथ वालों को फिर से फोर्स देता है और ये बोलता है चढ़ जाओ, चढ़ दो, पूरे के पूरे वियतनाम पे चढ़ाई कर दो। लेकिन हो चिन मिन और इनकी आर्मी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं टैक्टफुल होती है, लोकल टेरेन की अंडरस्टैंडिंग होती है, हरा देती है और पूरे के पूरे वियतनाम की यूनिफिकेशन हो जाती है। और पूरा का पूरा जो वियतनाम है ना, पूरा का पूरा वियतनाम जो है वो हो चिन मिन की रिजीम के नीचे कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे अंडरग्राउंड टनल्स बनाते हैं, ठीक है। हो चिन मिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूरे के पूरे वियतनाम यहाँ पे पूरा उसको ट्रैवल करेंगे, ठीक है। और इनको इसीलिए अंकल हो भी कहते हैं, ठीक है। इंडिया में तो जब आए थे भाई, मतलब इनको देखने के लिए ही दुनिया आ गई थी भाई, ये क्या आदमी है, यूएसए को पटक के आ रहा है ना। ऐसे हो गया था जब इंडिया में आए थे तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे कम्युनिज्म की जीत हो गई, मतलब कम्युनिस्ट वियतनाम की जीत हो गई। इसके बाद क्या हुआ?
ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट देखो, वियतनाम वॉर कॉस्ट वाइड स्प्रेड सफरिंग with millions of casualties and extensive destruction. Regional conflict. The war extended to Laos and Cambodia, leading to conflict in these neighborhood countries. Ideological, geopolitical, ideological and geopolitical shift. The triumph of communist forces in Vietnam marked a significant victory of communism globally. कि मतलब बेसिकली भाई ये कह रहे थे कि ये कैपिटलिस्ट लड़ेंगे हैं, ये हरा के आए हैं वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को, इनको मतलब वो चावल खाने वाले वियतनामीज ने मार दिया बैम्बू से, है ना, ऐसी बातें होती थी। और यहाँ पे यूएसए ने एक लेसन सीखा, ये ऑफ कोर्स एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। यहाँ पे यूएसए ने एक एग्जाम्पल सीखा, एक लेसन सीखा कि हम मतलब लड़ेंगे लेकिन अमेरिकन ब्लड स्पिल नहीं होगा, ठीक है, अमेरिकन ब्लड स्पिल नहीं होगा, वी विल नॉट स्पिल एनी अमेरिकन ब्लड ऑन फॉरेन सॉइल। तो ये लोग क्या करेंगे, अब गोरिल्लास को, मिलिटेंट्स को ट्रेन करेंगे। अलकायदा को ट्रेनिंग किसने दी है, कहते हैं अमेरिका ने दी थी। चलिए आगे देखते हैं। वेस्ट एशियन फ्रीडम, अब हम आ चुके हैं वेस्ट एशिया में, तो वेस्ट एशिया का थोड़ा थोड़ा देखते हैं, मतलब हमारे लिए जो मिडल ईस्ट हो गया, तो गल्फ रीजन वो सब। तो वेस्ट एशियन फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रेचिंग फ्रॉम मिड 20th सेंचुरी टू टुडे sprung for a collective desire for independence from colonial rule, self-determination and redressal of socio-economic injustice. तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स देख लेते हैं। पहला क्या, वही सेम चीज़ होगा, सोशो इकोनॉमिक, एंटी कॉलोनियल, एथनिक एंड कोल्ड वॉर डायनेमिक, सेम चीज़ लिखनी होती है हमको। हमारे लिए मेन ये है, अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट होती है, अ फाइट फॉर पैलेस्टीन सेल्फ डिटर्मिनेशन, पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन। तो अरब इसराइली कन्फ्लिक्ट पहले दिखती है। फिर इसके बाद ईरान का रेवोल्यूशन होता है 1979 का। ईरानियन रेवोल्यूशन मार्क द एंड ऑफ शाह's रिजीम एंड राइज ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो ये जो शाह थे, है ना, ये पहले शाह रूल करते थे। तुम मानोगे भाई, जाके देखना ईरान बिफोर 1979, भाई लड़कियां जीन्स पहन रही हैं, लड़के चिल कर रहे हैं, दारू वारू चल रही है, पार्टी हो रही है, ऐसा था ईरान। और सडनली क्या होगा, यहाँ पे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म आ जाएगी जो कि आज रूल करती है ना, और वो पूरे के पूरे इस्लामिक ऑर्डर को, मतलब पूरे के पूरे ईरानियन ऑर्डर को बदल देगी। ठीक है, तो शाह की रिजीम को हटाया किसने, ईरान ने, और इसको सपोर्ट किसने दिया, रशिया ने या यूएसएसआर ने। ठीक है, तो यूएसएसआर देख रहे हो कितनी डेंजरस है, वियतनाम में जीत रही है, कोरिया में कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिया, ईरान में जीत गई, है ना। फिर इसके बाद सुएज कनाल की क्राइसिस होती है। फ्रांस एंड यूके वांटेड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर सुएज कनाल वाइल इजिप्ट नेशनलाइज्ड इट, लीडिंग टू कन्फ्रंटेशन। और इसमें भी क्या होता है, इवेंचुअली इजिप्ट को ही मिल जाती है वापस। फिर इसके साथ एल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाती है। दिस आर्म्ड कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट फ्रेंच रूल लेड टू एल्जीरियास इंडिपेंडेंस। तो तुम देख रहे हो ना, मतलब जो यूरोप है वो हार रहा है 1940s में, एक एक करके यूरोप अपनी टेरिटरीज को लूज कर रहा है, और वहाँ पे वो ग्राउंड्स किसके लिए बन रहे हैं, अमेरिका और यूएसएसआर के आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स बन रहे हैं, कि वो वहाँ पे आइडियोलॉजिकल वॉर करेंगे, कम्युनिज्म की और कैपिटलिज्म की। यहाँ पर फिर बॉर्डर रीड्रॉ होते हैं, न्यू स्टेट्स आती हैं, जैसे कि इसराइल अलग होता है और पैलेस्टीन अलग होता है। इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में दिखता है, और हमको दिखता है कि इस्लामिस्ट मूवमेंट इन द रीजन जो होता है वो स्प्रेड होने लगती है, जो कि ईरान से शुरू होती है। ठीक है, तो वेस्ट एशिया में कौन सी है, ईरान, ईरान रेवोल्यूशन 1979। अभी ईरान और यूएसए के थोड़े ट्रेड, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, तो चीज़ें सॉर हो रही हैं, तो चांसेस हैं कि यूएसए इन्वेड कर देगा ईरान को थ्रू इसराइल ऑफ कोर्स। तो इसीलिए इसके ऊपर सवाल आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद खोमेनी या फिर जो इस्लामिक गवर्नमेंट थी वो यहाँ पे बैठती है। पहले क्या थी यहाँ पे, एक डेमोक्रेटिक रूल था शाह की रिजीम का। तो लोग क्या बोल रहे हैं, वापस शाह को वापस लेकर आओ। ठीक है, इसके बाद सेक्टेरियन टेंशन हमको दिखती हैं, शिया सुन्नी का तो होगा ही, है ना, मतलब बेसिकली मिडिल ईस्ट को धर्म जो है वो खाने लगेगा अब। रीजनल कन्फ्लिक्ट्स होंगी, जैसे कि सीरियन सिविल वॉर होने लगेगी, कंटिन्यू टू प्लेग द रीजन। फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स क्या था, देखते हैं। द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजन एंड इट्स एनर्जी रिसोर्सेज हैव अट्रैक्टेड इंटरनेशनल अटेंशन एंड इंटरवेंशन। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाती है, ठीक है, और लेगेसी ऑफ इंस्टेबिलिटी तो यहाँ पर है ही। चलेगा, इट इज़ ओके, वी डोंट हैव टू वरी अ लॉट अबाउट वेस्ट एशिया या फिर मिडल ईस्ट, बिकॉज इट डज नॉट इम्पैक्ट अ लॉट ऑन, इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन इंडिया। यूपीएससी ने कभी भी वर्ल्ड हिस्ट्री के सवाल पूछे तो उसका इम्पैक्ट ऑन इंडिया पूछा है। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, मैं इसको देखूंगा अरब इसराइली कन्फ्लिक्ट, ईरानियन रेवोल्यूशन, हो गया मेरा काम, बस, है ना। और एल्जीरियन वॉर, मैं बस ये देख लूँगा, मेरा काम हो गया। आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल टू मच डीप इनटू कि भाई यहाँ पर क्या हुआ था। ठीक है, और दैट्स इट, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टू मच टाइम इनटू कि मैं मतलब एक एक इवेंट को देखूँ जो कि यहाँ पर हुआ था।
और करंट अफेयर में जब इसराइल की टेंशन आएगी तो इसराइल की जितनी वॉर्स हुई हैं वो तो पूछ ही लेंगे उनको उनसे, ठीक है। चलिए, अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री, इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये हम करंट अफेयर्स में करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। मेजर वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट अरब इसराइली वॉर होती है 1948 में। सुएज़ कनाल की क्राइसिस होती है 1956 में, जहाँ पे जो इजिप्ट है वो कहता है कि सुएज़ कनाल हमारी टेरिटरी में, तो इसलिए वो हमारी है। तो यूके एंड फ्रांस जो होता है वो इन्वेड कर देते हैं इजिप्ट को, ठीक है। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वो विड्रॉ करना पड़ता है। 6 डे वॉर होती है। इसराइल कैप्चर्स वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम, सिनाई पेनिनसुला एंड गोलन हाइट्स, ठीक है। ओवर 3 लाख और मोर पैलेस्टीनियंस वर डिस्प्लेस्ड। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे अब यूके जो है वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर पा रहा मिडल ईस्ट में। तो यूके और जो यूएसए है वो इसराइल को वेपन्स और बाकी सारी चीज़ें देगा, जिससे कि इसराइल अपना एक वो बना सके, टेरिटरी बना सके। फिर इसके बाद योम किप्पुर वॉर होती है। इजिप्ट एंड सीरिया लॉन्च्ड अ सरप्राइज अटैक टू रिक्लेम लॉस्ट टेरिटरीज, एंडेड इन द स्टेलमेट बट लेड टू यूएस ब्रोकर टॉक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर गाज़ा वॉर्स होती है 2008 में, 12 में, 14 में, 21 में। फिर गाज़ा इसराइल वॉर जो कि 23 एंड 24 में चली रही है। तो अब जब एग्जामिनेशन में आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, 6 डेज वॉर। 6 डेज वॉर क्या था, इजरायली ऑफेंसिव था ताकि वो सेनाई पेनिनसुला को और गाज़ा स्ट्रिप को, है ना, सेनाई पेनिनसुला, ईस्ट जेरूसलम, गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, इनको कब्जा सके, और गोलन हाइट्स को कब्जा लेता है ये सीरिया से। फिर इसके बाद क्या होता है, योम किपुर वॉर। योम किपुर वॉर। योम किपुर वॉर क्या होता है, जो एरिया इन लोगों ने 6 डेज वॉर में हथियाया है, इसको वापस लेने के लिए योम किपुर वॉर होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ गाज़ा वॉर्स होती हैं। तो आप अगर ऐसे लिखोगे ना भाई, गाज़ा वॉर पहली नहीं है, गाज़ा वॉर तो बहुत सारी हुई हैं, तो यूपीएससी है वो भी मानेगा कि भाई एस्पिरेंट जो है वो डेंजरस है। तो आप लिख देना 2008 में पहले होती है, 2008, 2012, फिर उसके बाद 2021 लिख देना, फिर 23, 24 लिख देना, ऐसे करके लिख देना, तुम्हारा काम हो गया भाई, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी स्टडी। मतलब वी डोंट गेट इनटू ऐसे डीप में कि भाई इसराइल का सवाल आएगा तो मेरे को 2-3 नाम पता होने चाहिए, 6 डे वॉर, योम किपुर वॉर, गाजा वॉर। ईरान का बात आएगा तो मुझे 1979, आई थिंक, हाँ 1979 का ईरानियन रेवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर मिडल ईस्ट के बारे में पूछेंगे तो मैं पूरा ही पूरा ये लिख दूंगा, है ना, कि ईरानियन रेवोल्यूशन हमको दिखा, 6 डे वॉर दिखती है, योम किपुर वॉर दिखती है, गाज़ा वॉर दिखती है जो कि 2008 में हुई, 12 में हुई। फिर उसके बाद शायद 14 में भी, 14 में, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है 2008, 12, 14, 21, फिर 23 और 24 में हुई, ऐसे करके लिख दिया, हो गया, है ना। दिस इज हाउ आई वुड राइट। चलिए, और गाज़ा में अगर हो रहा है तो हमास आ जाएगा, है ना। हमास हमेशा, सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन हमास इन गाज़ा एंड इसराइल, थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस स्पेशली इन गाज़ा वर किल्ड, ठीक है। तो इसराइल हमेशा से हैवी हैंडेड रहा है गाज़ा के ऊपर कि तुम एक मारोगे, हम एक 100 मारेंगे, तो वो हमेशा से ही वैसे रहते हैं। चलिए, ये कुछ पीस इनिशिएटिव्स है, टेंशन मत लो। इसराइल गाज़ा वॉर के पीस इनिशिएटिव्स को बहुत अच्छे से विजन आईएएस ने अपनी बुक्स में कराया है, हम वहाँ पे करेंगे। अभी मतलब ये ना, वर्ल्ड हिस्ट्री से हम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में आ गए। कंटेम्प्रेरी वाला कहाँ पर आएगा, कंटेम्प्रेरी वाला आ जाएगा इन GS2। तो उसको हमको GS2 के इवेंट्स के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और इनकी तो बस एक क्रोनोलॉजी हम देखते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। आगे देखते हैं और क्या है। Conflict today, it is okay. You can skip it. And global reaction to 23 and 24 war. तो UN रिस्पॉन्स था, ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ बोला, वीटो ऑन सीज फायर भी हो चुका है। UNSC फेस्ड अ डेडलॉक ड्यू टू वीटोज ऑन सीज फायर, स्पेशली बाय द यूएस। तो यूएस ने सीज फायर पे वीटो कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है कि मान लीजिए कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वीटो कर देती है, ठीक है, जैसे ही वो वीटो कर देती है कि अब मतलब वीटो नहीं, मतलब अगर वो सैंक्शन कर देती है कि हाँ सीज फायर होना चाहिए, तो सडनली क्या होगा, जो यूएन की आर्मी है, और यूएन की आर्मी और यूएन नेशंस रेजोल्यूशंस पास कर सकते हैं, और पूरे के पूरा वर्ल्ड एक साथ आके गाज़ा में एंटर कर सकता है और सीज फायर करा सकता है, ठीक है। मतलब इसराइल के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, मॉरल प्रेशर या डिप्लोमेटिक प्रेशर बना सकते हैं, लेकिन यूएस ने उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, वीटो कर दिया, ठीक है। आगे मतलब ये गाज़ा वॉर के बारे में ही है, दिस वी विल डू इन करंट अफेयर्स, ट्रस्ट मी। यहाँ पे करेंगे, पूरी की पूरी आइसक्रीम बन जाएगी, क्यों, क्योंकि हमको करंट इवेंट्स के साथ इसको मैच करके लिखना है, ठीक है। चलिए, कंक्लूजन देखते हैं क्या लिखा है। इसराइल एंड पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट रिमेन्स अ डीप रूटेड अनरिजॉल्व स्ट्रगल शेप्ड बाय हिस्ट्री, आइडेंटिटी एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट। डिस्पाइट रिपीटेड वॉर्स एंड पीस एफर्ट्स,
lasting solution continues to evade both sides. The recent Gaza crisis 23-24 highlights urgent need for a just negotiated settlement based upon mutual recognition, human rights and viable two-state solution. अगर कभी भी गाज़ा इसराइल की बात आएगी या इसराइल पैलेस्टीन की बात आएगी, हमेशा यही लिखना है, टू स्टेट सॉल्यूशन। ये इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड है, ठीक है। बस इसीलिए हमको करंट अफेयर में इसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो अगला टॉपिक हमको करना है वो है सुएज क्राइसिस, ठीक है। सुएज क्राइसिस हमको करनी है। इजिप्ट जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट, सुएज क्राइसिस इजिप्ट में हुआ। होता क्या है मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ, फिर पढ़ लेना। यूके और फ्रांस, यूके और फ्रांस जो होते हैं ये म्यूचुअली कंट्रोल करते हैं सुएज कनाल को, ठीक है। और इजिप्ट के एरिया से ये जाता है, तो इजिप्ट क्यों अलाउ करेगा? क्योंकि यूएस इजिप्ट में फंड कर रहा था बहुत सारे डैम्स के प्रोजेक्ट्स एंड ऐसे, मतलब जैसे एक एक डैम था, यहाँ पे कहीं पे नाम लिखा होगा उसका, हाँ, आसवान डैम, जो कि आज भी कहा जाता है कि इजिप्ट का सबसे बड़ा डैम है। और इसी की वजह से इजिप्ट में वाटर शॉर्टेजेस जो हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे आसवान डैम यूएसए और यूके जो था फंड कर रहा था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, इजिप्ट जो है वो वेपन्स लेना शुरू करता है चेकोस्लोवाकिया से। और ये बेसिकली दिखाता है कि चेकोस्लोवाकिया जो कि यूएसएसआर की तरफ थोड़ा लीन करता था, तो यहाँ पर इजिप्ट एक मैसेज सा दे दिया उसने कि ये लीन कर रहा है टुवर्ड्स यूएसएसआर। जब ये हुआ तो यूएसए और यूके कहता है कि हम नहीं दे रहे, अब से हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे आसवान डैम बनाने का। तो जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या था, अब्दुल नसीर, ठीक है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट जिनका नाम था अब्दुल नसीर, ये कहते हैं नहीं देने पैसे ना दे, मैं अपने पैसे से बनाऊंगा। और वो कहते तो पैसा कमाएगा कैसे? तो वो कहते ये सुएज़ कनाल जो मेरे एरिया से निकलती है, जो यूके और फ्रांस के कंट्रोल में है, इसको मैं नेशनलाइज़ कर दूंगा। जैसे ही ये नेशनलाइज़ करेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर हमला बोल देंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सुएज़ कनाल की नेशनलाइजेशन ये कर देता है 1956 में। अब्दुल नासिर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनलाइजेशन अंडरस्कोर्ड इजिप्टियन सॉवरेनिटी ओवर द कनाल एंड डिस्प्लेस द प्री एग्जिस्टिंग फॉरेन स्टेक्स डन फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर बिल्डिंग आसवान डैम, जो ही मैंने आपको बताया है ना। इसके बाद क्या होगा, इजरायली इन्वेजन हो जाती है। बैक्ड बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस, इसराइल इंस्टिगेटेड अ मिलिट्री असॉल्ट ऑन द सेनाई पेनिनसुला इन्वोकिंग सिक्योरिटी अप्रीहेंशंस। देख रहे हो, मैंने कहा ना भाई, इजराइल इनिशियली डिड डर्टी जॉब ऑफ यूरोप एंड यूएसए इन द मिडल ईस्ट, और आज भी करता ही है। अगर कल मान लीजिए कि यूएस और ईरान के बीच में लड़ाई होती है तो इसराइल विल बी द वन फाइटिंग, नॉट यूएसए। आगे देखते हैं, ग्लोबल कंडेमनेशन होती है इस चीज़ की। अग्रेसिव स्टांस अडॉप्टेड बाय इसराइल, ब्रिटेन एंड फ्रांस फेस द वाइड स्प्रेड डिनंसिएशन। इंडिया ने भी बोला था कि ये गलत है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन। सीज फायर की एडवोकेसी होती है। अंडर माउंटिंग इंटरनेशनल प्रेशर द यूएसए, यूएसएसआर एंड यूनाइटेड नेशंस डिमांडेड सीज फायर एंड फॉरेन फोर्स विड्रॉवल, इन्वेजन फोर्स विड्रॉवल। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली इसराइल, ब्रिटेन एंड फ्रांस रिट्रीटेड फ्रॉम इजिप्शियन टेरिटरी। और यहाँ पर बेसिकली ये कहते हैं कि ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पैसे के थ्रू ये अलाउ करेंगे यूरोपियन गुड्स को यहाँ से, या फिर ब्रिटिश गुड्स एंड फ्रेंच गुड्स को यहाँ से जाने के लिए। आफ्टर मैथ क्या होगा, तुम्हारे घर में आके तुमको कोई थप्पड़ मार दे तो गुस्सा आएगा ना, तो राइज ऑफ इजिप्शियन नेशनलिज्म, डिक्लाइन ऑफ यूरोपियन कलोनियल इन्फ्लुएंस। इसी के साथ साथ नॉन अलाइन मूवमेंट को फोर्टिफाई करते हैं। और इसी के साथ साथ रीजनल अलायंस जो होता है वो बेसिकली यूएसएसआर की तरफ जाता है। अभी आपने देखा होगा जब यूएई आते हैं पुतिन, तो उनको मतलब जहाज़ों के साथ वेलकम करते हैं, है ना। तो वो चीज़ कि तब से वो चलता आ रहा है यूएसएसआर और मिडल ईस्ट का वो अलायंस। डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल रैमिफिकेशन, द क्राइसिस स्ट्रेन डिप्लोमेटिक रिलेशन अमंग इन्वॉल्व पार्टीज, अंडरलाइनिंग शॉर्टकमिंग्स ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशंस इन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। सुएज कनाल की सॉवरेनिटी एक्नॉलेज कर ली गई। द रेजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस रिजल्टेड इन एक्सेप्टेंस ऑफ इजिप्ट्स कंट्रोल ओवर सुएज कनाल विद इंटरनेशनल ओवरसाइट टू इंश्योर न्यूट्रलिटी। कि इजिप्ट इससे पैसा कमाएगा, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन रहेगी जो कि इंश्योर करेगी कि इजिप्ट इसे वेपनाइज ना करे, कि कल इजिप्ट जो है फ्रांस से गुस्सा हो गया तो उसके गुड्स को यहाँ पे रोके नहीं। इसी के साथ साथ डिसोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रेंच डोमिनेंस, सुएज क्राइसिस सिग्नल द एंड ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रेंच डोमिनेंस, फॉस्टरिंग फर्दर डीकोलोनाइजेशन इनिशिएटिव्स इन द रीजन। ठीक है, तो सुएज क्राइसिस में भी क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ना, यूएसएसआर कितनी स्ट्रांग है। यूएसएसआर यहाँ पे आई तो मतलब यूएसएसआर जब यहाँ पे घुस जाती है तो ब्रिटेन एंड फ्रांस पीछे हट जाते हैं, और यूएसए बोलती है अभी पीछे हट जाओ, यूएसएसआर आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि यूएसएसआर
यहाँ पे देखो ये वाला, यूएसएसआर 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन करवा दे रही है ना। अफगानिस्तान में है, वियतनाम में यूएसएसआर होचोमिन कम्युनिस्ट जो जीत जाते हैं, जो हमारा कोरियन पेनिनसुला है उसको डिवाइड कर देते हैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में। तो समझना यूएसएसआर वॉज इंडीड अ सुपर पावर, है ना। वो तो हमको लगता है कि अमेरिका है, यूएसएसआर वॉज फादर दैट टाइम, लेकिन फिर क्या होता है बाय 1991 यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन होने लगती है, ठीक है, और यूएसएसआर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है और इवेंचुअली एक ही बचता है एंड द वर्ल्ड बिकम्स यूनिपोलर, दैट इज यूएस सेंट्रल वर्ल्ड हो जाता है बहुत लंबे समय तक। फिर चाइना का राइज होगा तो वर्ल्ड बाइपोलर होने लग रहा है, अब वर्ल्ड बाइपोलर होने लग रहा है। इन कंक्लूजन द सुएज क्राइसिस मार्क्ड अ पिवटल मूवमेंट इन पोस्ट वॉर हिस्ट्री वेयर illusion of British imperial dominance was irrevocably shattered. The crisis laid bare Britain's inability to act without US support and exposed limits of its military and diplomatic power. It symbolized the end of Britain's role as a global superpower and underscored the emergence of new international order dominated by US and USSR. ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा। तो हमने क्या क्या देखा इसमें? हमने ये देखा कि कैसे वियतनाम वियतनाम इसी के साथ साथ कोरिया कोरिया इंडोनेशिया इंडिया, इनकी इंडिपेंडेंस हो रही है। ठीक है, ये हमने देखा एशिया के अंदर। फिर जब हम उधर गए तो हमने बात करी ईरान की, हमने बात करी इजिप्ट की सुएज क्राइसिस, हमने बात करी अल्जीरिया की फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट। देख रहे हो, ऐसे करके पढ़ते हैं, लास्ट में बैठ के आपको वो करना होता है, क्या कहते हैं, कंसोलिडेट करना होता है, नहीं तो ऐसा लगेगा भाई कुछ नहीं पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसराइल इसराइल की वॉर्स देखी हमने, जो सबसे पहली वॉर देखी थी 6 डे वॉर, जिसमें इसराइल जो है वो ऑफेंसिव लॉन्च करता है अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए। फिर योम किप्पूर वॉर देखते हैं जहाँ पे इसराइल को वापस उसको वापस पुराने वाले, मतलब जो इसराइल ने जो रीजन्स कैप्चर किए थे उसको वापस इसराइल से लेने के लिए, बट ये फेल हो जाती है। एंड इवेंचुअली हमने गाज़ा वॉर्स देखी थी, है ना। गाज़ा वॉर आप लिख देना 2008 में, फिर 2012 में, 2014 में, फिर 2021 में, एंड 23-24, और जो कि 25 तक भी चल रही है ना। आप ऐसे लिख दो कि भाई वो ऐसे कर लेंगे साहब, आप कब बनेंगे आईएएस, आप आइए, आप ही की ज़रूरत है ना। तो दिस इज़ हाउ यू रिमेंबर हिस्ट्री एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टडी, एंड इन द एग्ज़ाम अगर आप इतना लेकर जाओगे तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि भाई कोई तुम्हारे आसपास नहीं आ रहा, ठीक है।